सो आज का हमारा टुडेज टॉपिक इज सेल सिलेक्शन एंड रीसिलेक्शन। तो अब अगर अपन बात करें, जैसे हमारा यूई है, तो लाइव एनवायरनमेंट बात करें तो मल्टीपल सेल्स के कॉम्बिनेशंस में हो सकता है, मल्टीपल ई नोड बीस की कॉम्बिनेशन में हो सकता है। जियो का टावर हो, यहाँ पे वोडाफोन का हो, यहाँ पे एयरटेल को, तीनों से उसके पास क्या आ रहा है, फ्रीक्वेंसीज का वो आ रहा है, कॉम्बिनेशन आ रहा है, राइट। लेकिन यूई जिसके पास जो यू सिम होगा, जिस पीएलएमएन का होगा, वही तो सेलेक्ट करेगा वो। करेक्ट है। तो प्रोसेस में जैसे मैं आपको बताऊं होता क्या है कि जैसे आप यूई को स्विच ऑन करते हैं, तो सबसे पहले जो ऊपर आपका ये बार है, यहाँ पे लिखा आता है सर्चिंग फॉर नेटवर्क। पहला प्रोसेस ये होता है, ठीक है। सर्चिंग फॉर नेटवर्क के बाद यहाँ पे बार आना शुरू हो जाते हैं आपके पास, और आपको बता देता है ये 4G है। उसके बाद नेक्स्ट स्टेप में आपके पास क्या होता है, आपको ऑपरेटर का नाम शो कर देता है, ठीक है। तो कुछ इस तरह से अपना डिवाइस में प्रोसेस चलता है। अब मैं कहता हूँ कि यूई को पता है कि ये मान लो एयरटेल का है, जो फ्रीक्वेंसी आ रही है वो कैसे फिल्टर करेगा यूई की, वो एयरटेल की है कि जियो की है, वोडाफोन की है, पीएलएमएन कैसे आइडेंटिफाई करेगा वो? एनी आइडिया? तो हमारा सिव1 पैरामीटर होता है, ठीक है। सिव1 हमने पढ़ा था क्या? हाँ, सिव1 बताया। तो सिव1 में एक पैरामीटर होता है आपका सेल सिलेक्शन रिलेटेड पैरामीटर। हाँ, उसमें आपका एमसीसी और एमएनसी आता है, यही आपका अच्छा, पीएलएमएन हाँ, बताता है इससे पता चल जाएगा ऑपरेटर क्या है हमारा। क्या ऑपरेटर है। एमएनसी से। तो सिव1 से क्या करेगा, वो जियो को क्रॉस कर देगा और वोडाफोन को क्रॉस कर देगा, और सिर्फ एयरटेल वाली फ्रीक्वेंसी को पिक कर देगा, उस फ्रीक्वेंसी करस्पॉन्डिंग स्ट्रॉन्गेस्ट सेल देख लेगा, ठीक है। एमएनसी को देख के उसने ऑपरेटर डिसाइड कर लिया। उसके बाद जो भी सिग्नल तो हर सेल से आ रहे हैं, जो स्ट्रॉन्गेस्ट फ्रीक्वेंसी होगी उसको पिक करेगा। राइट राइट। देखिए, पहले ही केस में जब यूई पावर ऑन होता है तो क्या करता है, वो जितने भी बैंड सपोर्ट करता है ना, उसके करस्पॉन्डिंग सारे आरएफ चैनल क्या करेगा, स्कैन करेगा, स्कैन करता है फ्रीक्वेंसी स्कैन करता है, फ्रीक्वेंसी स्कैनिंग होती है। यहाँ पे अभी उसको नहीं पता है, तो उसने क्या करा, हर फ्रीक्वेंसी करस्पॉन्डिंग जिसका आरएसआरपी अच्छा होगा वो वाला सेल सेलेक्ट कर लिया उसने। एक फ्रीक्वेंसी अकॉर्डिंग एक स्ट्रॉन्गेस्ट सेल सेलेक्ट कर लिया, एक फ्रीक्वेंसी एक सेल, एक फ्रीक्वेंसी एक सेल। अब जैसे ही वो सिव1 डिकोड करेगा तो बाकी सारी फ्रीक्वेंसी क्रॉस हो जाएंगी, बस एयरटेल वाली बच जाएंगी। आगे बात समझ में? यस, फिल्टर हो गया। तो वो वाला क्या कर लेगा, उस सेल पे कैंप हो जाएगा। तो ये मतलब आपका यहाँ पे क्या एलिमिनेशन है कि प्रोसेस है। फ्रीक्वेंसी वो पहले ही सर्च करता है, करेक्ट। राइट राइट। उसको पहले नहीं पता होता वो किस पीएलएमएन का है, क्योंकि उसको सिप तो बाद में आ रहा है। हाँ, उसको बाद में पता चलेगा। ठीक है। तो अब जैसे बात करें हम सेल सिलेक्शन की, तो आपका जो सेल सिलेक्शन है ये दो तरह का होता है। एक हो सकता है आपका स्टोर्ड, एक होता है इनिशियल सेल सिलेक्शन। तो स्टोर्ड में क्या होता है, इंफॉर्मेशन पहले से स्टोर्ड रहती है, जो प्रीवियस जिस पे कैंप हुआ है वो, ठीक है। इनिशियल में क्या होता है, इनिशियल में उसके पास फ्रॉम बिगिनिंग स्टार्ट करता है, प्रायर नॉलेज नहीं होती है। स्क्रीन दिख रहा है आपको? हाँ, पूरा दिख रहा है। देखिए, इनिशियल सेल सिलेक्शन है और स्टोर्ड इंफॉर्मेशन सेल सिलेक्शन। तो इनिशियल की मैं बात करूं तो दिस प्रोसीजर रिक्वायर्स नो प्रायर नॉलेज ऑफ विच RF channel are EUTRA carriers. UE shall scan all RF channels in the EUTRA band according to its capabilities, ठीक है।
and find a suitable cell. On each carrier frequency, UE needs only search for the strongest cell. ठीक है? And once a suitable cell is found, the cell shall be selected. ये आपका इनिशियल सेल सिलेक्शन जिसके पास कोई प्रायर नॉलेज नहीं है. लेकिन ये तो जब ही होगा जब हमारा पहली बार यूई लाइफ टाइम में स्विच ऑन हो रहा होगा, राइट? यस. या फिर उसको अपने सारी इंफॉर्मेशन बिल्कुल डिलीट कर दिए तब जाके आप उसको स्विच ऑन कर रहे हैं. अदरवाइज तो यूई के पास इंफॉर्मेशन रहती है, राइट, किस लास्ट सेल में वो लैच हुआ है. तो उसी को हम बोल देते हैं स्टोर्ड सेल इंफॉर्मेशन. तो स्टोर्ड सेल इंफॉर्मेशन में क्या होता है आपके? The procedure requires stored information of carrier frequencies and optionally also information on cell parameters from previously received measurement control information elements from previously detected cells. तो पुराना सेल का जो PCI है, उसका डाउनलिंक फ्रीक्वेंसी क्या है, उसका EARFCN क्या है, ये सारा इंफॉर्मेशन क्या होता है? सेव हो जाता है. ठीक है? So once the UE has found the suitable cell, UE shall select it. If no suitable cell is found, then initial cell selection procedure is started. अब मान लो ये वाला इंफॉर्मेशन उसको नहीं मिल रहा है, तो वो क्या करेगा? वापस से स्टार्ट करेगा सारा स्कैनिंग. ठीक है? तो ये आपके दो प्रोसेस होते हैं इनिशियली टाइप्स, किस किस तरह से सेल का सिलेक्शन और रीसिलेक्शन हो सकता है. बेसिकली हम अभी बात कर रहे हैं सेल सिलेक्शन की, ना कि रीसिलेक्शन की. ठीक है? तो सेल रीसिलेक्शन होने के लिए सेल सिलेक्शन होना जरूरी है, पहली बात तो. तो सेल सिलेक्शन के लिए क्या होता है कि आपका एक क्राइटेरिया होता है, उसको हम बोलते हैं एस क्राइटेरिया. ठीक है? एक सेल सिलेक्शन क्राइटेरिया होता है, सेल सिलेक्शन क्राइटेरिया, उसको हम बोलते हैं एस क्राइटेरिया. एस क्राइटेरिया अगर हमारा फुलफिल होगा, एस क्राइटेरिया अगर फुलफिल होगा तभी हमारा क्या होगा? सेल सेलेक्ट होगा, अदरवाइज नहीं होगा. ठीक है? तो हमारा एस क्राइटेरिया एक फॉर्मूला है. एस क्राइटेरिया का फॉर्मूला है हमारा SRX लेवल. SRX लेवल, इसका वैल्यू ग्रेटर देन 0 होना चाहिए. SRX लेवल और एस क्वालिटी लेवल शुड आल्सो बी ग्रेटर देन 0. दो पैरामीटर्स हैं. बोथ द पैरामीटर शुड बी, एस क्राइटेरिया शुड बी फुलफिल्ड. और एस क्राइटेरिया क्या बोलता है? जो एस क्राइटेरिया है, SRX लेवल है, वो शुड बी ग्रेटर देन 0 एंड एस क्वाल शुड आल्सो बी ग्रेटर देन 0. अब इसमें क्या होता है, आपके फॉर्मूला है SRX लेव का. तो SRX लेव इक्वल्स टू होता है आपका कैपिटल Q RX लेव मेजरमेंट, ओके, माइनस QRX लेव मिनिमम माइनस QRX लेव मिनिमम ऑफसेट और माइनस P कॉम्पनसेशन. ठीक है? 4 कंपोनेंट्स हैं यहाँ पे. पहला है QRX लेव मेजरमेंट माइनस QRX लेव मिनिमम माइनस QRX लेव मिनिमम ऑफसेट माइनस P कॉम्पनसेशन. तो ये हमारा SRX लेवल का है. और SRX लेवल क्या होना चाहिए? ग्रेटर देन 0. अब हम बात करते हैं इसमें कंपोनेंट्स क्या क्या हैं. QRX लेवल मेजरमेंट है, इसको हम बोलते हैं RSRP. अच्छा, यही होता है QRX लेवल मेजरमेंट, इसकी वैल्यू हमको SIV1 में आती है. सॉरी QRX लेवल मिनिमम की वैल्यू हमको SIV1 में आती है. ये RSRP हम कैलकुलेट करते हैं. अच्छा, हाँ, ठीक है? SIV1 में किसकी वैल्यू आती है? QRX लेवल मिनिमम की.
और QRX लेवल मेजरमेंट करता है यू करते हैं यूई के रिसीवर पे, ठीक है, रिसीवर पे। बात करते हैं QRX लेवल मिनी ऑफसेट की। तो QRX लेवल मिनी ऑफसेट की वैल्यू जनरली 0 होती है। क्या होती है? 0, जनरली 0 होती है। वैसे हम इसका जो यूज है वो देखिए यहाँ पे कि क्यू दिस ऑफसेट to the signaled QRX minimum taken into account in the SRX evaluation as a result of periodic search for the higher priority P11 while camped normally in a P11। तो जब आप विजिटर P11 में रहेंगे ना तब इसका रोल आएगा। अच्छा ऐसा है। अगर आप होम P11 में हैं तो इसका वैल्यू 0 है। जनरली आप होम P11 में ही होते हो, तो उस केस में इसका वैल्यू 0 हो जाता है। मान लीजिए हम यहाँ से कहीं बाहर जा रहे हैं, हाँ हाँ उस कंडीशन में इसकी हाँ। वैल्यू कुछ होगी, अगर आप रोमिंग ग्रेटर देन 0। हाँ नहीं ये वैल्यू तो ग्रेटर देन 0 सही है, तो ये नहीं फॉर्मूला। ये नहीं, हम इसकी बात कर रहे हैं ऑफसेट की। हाँ इसकी वैल्यू कुछ और होगा फिर, हो सकता है नेगेटिव हो, जो भी है अच्छा उसका प्लस वैल्यू। माइनस 0 हो सकती है। जनरली क्या होता है, जो डीबी होता है ना, डीबी हाँ वो आपका लॉग स्केल होता है, और लॉग स्केल की वैल्यू जनरली नेगेटिव ही होती है, ठीक है ना। आपको मालूम तो होगा इसमें तो क्या लॉग वैल्यूज का थोड़ा बहुत आइडिया होगा आई गेस। ठीक है, तो हम फॉर्मूला की बात कर रहे थे। तो फॉर्मूला में हमारे 4 कंपोनेंट है, जैसे कि आप देख पा रहे होंगे। 3 हो गए। QRX लेवल मिनिमम माइनस QRX मेजरमेंट माइनस मिनिमम माइनस QRX लेवल मिनिमम ऑफसेट। ये मैंने खोल के बताया सारा, क्योंकि फालतू में कंफ्यूजन होगा। हाँ नहीं ठीक है। माइनस पी कॉम्पोनेंट याद करने में इजी रहेगा। ये फॉर्मूला ज्यादा इंपॉर्टेंट है, ये वाला। एस क्वालिटेटिव का ध्यान में रखना है थोड़ा सा। क्यू कॉल मेजरमेंट सेम है, माइनस क्यू कॉल मिनिमम माइनस क्यू कॉल मिनिमम ऑफसेट, ठीक है। ये 3 चीजें होती हैं। एक और चीज रह गई पी कॉम्पनसेशन। हाँ वही रह गया। तो पी कॉम्पनसेशन का वैल्यू भी जनरली 0 रहता है। तो इसमें जो इसका फॉर्मूला है वो है मैक्सिमम ऑफ पीई मैक्स माइनस पी पावर क्लास कॉमा 0, ठीक है। पीई मैक्स आपका क्या है, मैक्सिमम टी एक्स पावर लेवल एंड यूई में यूज व्हेन ट्रांसमिटिंग द अपलिंक सिग्नल। तो मैक्सिमम जो पावर होती है वो 23 डीबी में होती है आपकी यूई की, ठीक है ना। और पी पावर क्लास मैक्सिमम आरएफ आउटपुट पावर ऑफ द यूई अकॉर्डिंग टू इट्स यूई पावर क्लास, ठीक है। तो वो माइनस कर रखा है, तो अगर जनरली 23 में से 23 जाएगा तो 0 बचेगा। तो जनरली इसका वैल्यू भी 0 ही होता है, लेकिन आपको फॉर्मूला पूरा याद होना चाहिए। अच्छा ऐसा है। हाँ ठीक है ना। तो एस आर एक्स लेव इक्वल्स टू क्यू आर एक्स लेव मेजरमेंट माइनस क्यू आर एक्स लेव मिनिमम माइनस क्यू आर एक्स लेव मिनिमम ऑफसेट माइनस पी कॉम्पनसेशन। ये फॉर्मूला आपको याद होना चाहिए। और दूसरा एस कॉल का फॉर्मूला है, वो छोटा सा है, सिंपल सा। यहाँ पे क्यू कॉल मिनिमम माइनस क्यू कॉल, सॉरी ये मेजरमेंट, ये क्यू कॉल मेजरमेंट आपका आर एस आर क्यू है। क्या है? RSRQ। आर एस आर क्यू है। ये कैलकुलेट करना होता है। हाँ ये यूई को कैलकुलेट करना होता है। आर एस आर पी यूई कैलकुलेट करता है, आर एस आर क्यू भी यूई कैलकुलेट करता है, ठीक है। यहाँ तक कोई दिक्कत है? नहीं ठीक है। उसके बाद है हमारा एस कॉल इक्वल्स टू क्यू आर एक्स, सॉरी क्यू कॉल मेजरमेंट माइनस क्यू कॉल मिनिमम माइनस माइनस क्यू कॉल मिनिमम ऑफसेट, ठीक है ना। हाँ। ये दोनों क्राइटेरिया फुलफिल हो जाएंगे आपके, तो सेल क्या हो जाएगी, सिलेक्शन के लिए सूटेबल है फिर वो। अच्छा ये सुटेबिलिटी है। सेल सेलेक्ट करने के लिए इंपॉर्टेंट क्राइटेरिया है ये जरूर फुलफिल होना चाहिए हर एक सेल के लिए। इसको आप चाहे तो नोट कर सकते हैं। नोट कर लिया मैं पहले।
अब देखिए हमको पता है LT में देखिए बहुत सारे सेल सिलेक्शन रीसिलेक्शन हो सकते हैं, बहुत सारे कौन कौन से हो सकते हैं। तो आपका जैसे इनिशियल दे देगा, स्टोर्ड और इनिशियल हो सकता है बेस्ड ऑन इंफॉर्मेशन। अब दूसरा आपका हो सकता है सॉरी इंट्रा फ्रीक्वेंसी, अच्छा हाँ, यस, इंट्रा फ्रीक्वेंसी इंटर फ्रीक्वेंसी सेल सिलेक्शन, आपका इंटर फ्रीक्वेंसी हो सकता है और इंटर रेट भी हो सकता है, ठीक है ना। तो हमने सिप लिखवाए थे अगर याद हो आपको इनिशियली, तो मैंने बोला था वापस हम सिप पे लौट कर आएंगे। तो सिप 6 है आपका और सिप 7 है। सिप 6 है वो यूट्रान के लिए है, अगर आपके पास नोट्स है तो आप देख सकते हैं। और सिप 7 है आपका जीरान के लिए। ये आपका इंटर रेट फ्रीक्वेंसी सॉरी इंटर रेट सेल रीसिलेक्शन के लिए। भाई इंटर रेट होगा तो या तो 3G पे जाएगा या फिर 2G पे जाएगा। 2G पे जाएगा। 3G की फ्रीक्वेंसी की डिटेल इसमें रहेगी सिप 6 में, और 2G का डिटेल सिप 7 में रहेगा। तो आप बता सकते हो अगर आपका जो यूई है वो आरआरसी आइडल स्टेट में है। कौन सी स्टेट में है? आरआरसी आइडल में है। तो उस कंडीशन में सिप 6 और सिप 7 का यूज करके इंटर रेट फ्रीक्वेंसी सेल रीसिलेक्शन करेगा, सॉरी इंटर रेट सेल रीसिलेक्शन करेगा, नॉट फ्रीक्वेंसी। रीसिलेक्शन, ठीक है ना। अब बात करते हैं हम बाकी सिप्स की, इंट्रा फ्रीक्वेंसी और इंटर फ्रीक्वेंसी। तो उस पे जाने से पहले एक छोटा सा टॉपिक है वो हम समझेंगे, उसके हमारा अंडरस्टैंडिंग क्लियर हो जाएगा। देखिए एक बात समझिए, एक चीज होता है इसमें हिस्टेरेसिस, ठीक है। सेल सिलेक्शन में एक चीज होता है आपका हिस्टेरेसिस। तो जो हिस्टेरेसिस है वो आपका करंट सेल में काम आता है। किसमें काम आता है? करंट सेल में, जिस सेल से आप लैच हैं। ओके। ये हो गया आपका हिस्टेरेसिस। एक होता है आपका ऑफसेट, वो काम आता है आपका नेबर सेल में, ठीक है। हिस्टेरेसिस काम आएगा करंट सेल में और ऑफसेट काम आएगा नेबर सेल। ये देखिए हिस्टेरेसिस का रोल समझते हैं। केस 1 डिस्कस किया है विदाउट हिस्टेरेसिस 0 dB। तो मेजर्ड देखिए टारगेट वैल्यू है ये वाला, और ये मेजर्ड वैल्यू है। तो कुछ टाइम के लिए मेजर्ड वैल्यू टारगेट से ज्यादा हुआ, फिर कम हुआ, फिर थोड़ा सा ज्यादा हुआ, फिर थोड़ा सा कम हुआ, फिर ज्यादा, फिर कम। इसको क्या बोल सकते हैं? फ्लक्चुएशन हो रहा है, करेक्ट है। यस। तो इस केस में क्या हो रहा है कि मान लो कि कुछ सेकंड्स के लिए वो तो आपका कुछ सेकंड्स के लिए ऊपर जा रहा है, फिर नीचे जा रहा है, फिर ऊपर जा रहा है, फिर नीचे। तो मान लो कि कुछ कुछ मिली सेकेंड्स हैं, 20 मिली सेकेंड हो गया, 30, फिर 20, फिर 30, इस तरह से, ठीक है। तो ये क्या बोल रहा है इसमें? बोल रहा है कि measured value is fluctuating around the target value causing a lot of unnecessary measurement report। भाई अगर इसने बोला टारगेट वैल्यू से 16 है, तो उससे जरा सा ज्यादा हुआ फिर यहाँ मेजरमेंट रिपोर्ट चलेगी, फिर नीचे चला गया, फिर ज्यादा हुआ फिर चलेगी। तो इसमें क्या है कि फालतू में सिग्नलिंग ओवरहेड हो रहा है एक तो, और दूसरा है पिंग पोंग होने के चांसेस होते हैं। अच्छा, सिलेक्ट मतलब डिफरेंट बार बार सेल सेलेक्ट करेगा फिर वापस आ जाएगा, फिर सेलेक्ट करेगा फिर वापस आ जाएगा। पर हम ऐसा तो नहीं चाह रहे ना, इतना जल्दी जल्दी चल के वापस ये सब में बैटरी खराब करे यूं ही अपना। इसलिए इन लोगों ने हिस्टेरेसिस को इन्वेंट किया है। अगर हिस्टेरेसिस आपका 2 dB है, ये 2 dB है आपका, ठीक है, ये 2 dB का हिस्टेरेसिस है।
अब इसमें क्या है, इवन दो द मेजर्ड सेल वैल्यू इज फ्लक्चुएटिंग अराउंड द टारगेट, इट डज नॉट ट्रिगर मेजरमेंट रिपोर्ट अंटिल इट फ्लक्चुएट्स वाइडर देन द हिस्टेरेसिस। तो पिंक वाले रीजन जब तक बाहर नहीं जाएगा तब तक मेजरमेंट नहीं जाएगा, ठीक है ना। एक तरह से इसने डेविएशन दे दिया इसको, एक तरह से डेविएशन दे दे, एकदम सही बोल गया। तो लेट्स से कि +2 dB का ऊपर दे दिया, +2 dB का नीचे दे दिया, तो जो बार बार ऐसे ऐसे हो रहा था, जब बड़ा होगा कोई चेंज तभी वो करेगा, छोटे छोटे चेंज के लिए बार बार नहीं करेगा। तो हमारी प्रॉब्लम सॉल्व हो गई इससे, ठीक है। तो इस बात को थोड़ा ध्यान रखेंगे, हिस्टेरिसिस हमारा क्या काम में आता है, कि टू अवॉइड द पिंग पोंग। पिंग पोंग समझते हैं ना, बार बार बैक एंड फोर्थ। हाँ, यस पिंग पोंग का इशू हो सकता है सेल सिलेक्शन में, तो उसको अवॉइड करने के लिए हम हिस्टेरिसिस यूज करते हैं। अब देखिए सेल सिलेक्शन, सेल रीसिलेक्शन की बात करते हैं। सेल सिलेक्शन के लिए कौन सा क्राइटेरिया बताया मैंने आपको, एस क्राइटेरिया। एस क्राइटेरिया। लेट्स से कि एस क्राइटेरिया फुलफिल हो गया है। अब बात करते हैं सेल रीसिलेक्शन की। तो सेल रीसिलेक्शन में क्या होता है आपका, दो मैंने आपको बताया, एक तो क्या होता है आपका इंट्रा फ्रीक्वेंसी, इंट्रा फ्रीक्वेंसी और आपका होता है इंटर फ्रीक्वेंसी। हम अभी इंट्रा और इंटर की बात करेंगे। तो इंट्रा का जो पैरामीटर होता है वो होता है एस इंट्रा सर्च, ठीक है। इसका पैरामीटर कौन सा होता है, एस इंट्रा सर्च। और जो इंटर फ्रीक्वेंसी है उसका होता है एस नॉन इंट्रा सर्च। इंट्रा नॉन इंट्रा, इंट्रा मतलब इंट्रा फ्रीक्वेंसी, नॉन इंट्रा मतलब इंटर फ्रीक्वेंसी। इनको डिनोट करने का तरीका इन्होंने इस तरह से ही बताया है, ठीक है। मतलब उन्होंने एक ही क्राइटेरिया बनाया, अगर उसको फिलफिल कर रहा है तो इंट्रा है, नहीं फिलफिल कर रहा है तो इंटर है। वो अब हम बताएंगे, डिस्कस करेंगे क्या है। तो देखिए एस इंट्रा सर्च, जैसे आपका SRX लेव है, ये ग्रेटर देन 0 होना चाहिए। ऐसे ही मैं बात करता हूं, अभी मैं बात कर रहा हूं, ये आपका करंट सेल है, क्या है, करंट सेल। अगर हम सेल रीसिलेक्शन की बात करेंगे तो एक हमारा करंट रहेगा और दूसरा कौन सा रहेगा, टारगेट रहेगा, टारगेट बोलते हैं उसको। सही बात है। तो हमारे पास जो एस इंट्रा सर्च है ये एक पैरामीटर है, क्या है, एक पैरामीटर एस इंट्रा सर्च। इसकी वैल्यू हमें सिब3 में मिलेगी, किसे मिलेगी, सिब3 में। सिब3 क्या बोलता है, इंट्रा फ्रीक्वेंसी सेल रीसिलेक्शन, सेल रीसिलेक्शन। सिब4 बोलता है इंट्रा फ्रीक्वेंसी नेबरिंग सेल रीसिलेक्शन। सिब5 बोलता है इंटर फ्रीक्वेंसी। इंटर फ्रीक्वेंसी मतलब या तो एफडीडी से टीडीडी जा रहा है या फिर टीडीडी से एफडीडी जा रहा है, ठीक है। तो सिब3 में होगा आपका एस इंट्रा सर्च पैरामीटर, सॉरी, सिब3 में होगा आपका एस इंट्रा सर्च पैरामीटर, ठीक है। अब बात करते हैं क्राइटेरिया की। तो क्राइटेरिया आपका बोलता है कि अगर सर्विंग सेल का SRX, सर्विंग सेल का SRX लेव अगर किससे ज्यादा है, एस इंट्रा सर्च से, तो हमें कोई सेल सिलेक्शन रीसिलेक्शन नहीं करना है। सर्विंग सेल का ओके, बिकॉज ऑलरेडी ये स्ट्रॉन्ग लेवल पे है। राइट। अब मैंने बोला दूसरा, ये पहला सिचुएशन। अब मैं बात कर रहा हूँ दूसरा सिचुएशन का। दूसरा सिचुएशन बोलता है जो सर्विंग सेल का SRX लेव है वो कम है एस इंट्रा सर्च से, ठीक है। तो दूसरी कंडीशन, एक और कंडीशन क्या होगी,
जो टारगेट सेल है, टारगेट, वो इससे ज्यादा होनी चाहिए। वो इससे ज्यादा होना चाहिए। तभी वो तो अच्छा टारगेट का जो SRX लेव है रहेगा। इज ग्रेटर देन S इंट्रा सर्च। उस कंडीशन में क्या हो जाएगा, ये तब ये इंट्रा फ्रीक्वेंसी मेजरमेंट और सेल रिसिलेक्शन कर लेगा। ठीक है, इंट्रा फ्रीक्वेंसी सेल रिसिलेक्शन। यहाँ तक क्लियर है? यहाँ तक कोई डाउट है? नहीं, क्लियर है। तो यहाँ पे वो सर्च कर लेगा, दैट मींस वो फाइनल है, इट इज फाइनल, कि अभी भी कुछ और कंडीशन चेक करेगा? नहीं नहीं, अभी ये फाइनल है, दिस इज फाइनल। यहाँ पे जाके उस सेल को रीसेलेक्ट कर लेगा। सिलेक्ट चेक कर लेगा। ठीक है ना? अब देखिए एक पैरामीटर होता है आपका टी रीसेलेक्शन। इसकी वैल्यू जनरली होता है आपका 1 सेकेंड। तो मैंने आपको बताया ना, टारगेट का जो SRX लेव है वो ग्रेटर देन है S इंट्रा सर्च से। किसके लिए? इंट्रा फ्रीक्वेंसी सेल रिसिलेक्शन के लिए। ये टारगेट है, और वो ये जो वैल्यू बनी हुई है ना, ये वाला, ये मेंटेन रहता है। क्या रहता है? मेंटेन रहता है एक टाइमर की ड्यूरेशन के लिए। वो टाइमर है आपका टी रीसिलेक्शन टाइमर। तो उस पर्टिकुलर टाइम पीरियड पे, कंप्लीट पीरियड पे। मैंने बोला कि वैल्यू ज्यादा है, लेकिन 1 सेकंड के लिए वैल्यू ज्यादा होनी चाहिए। हाँ, पूरा कंटिन्यू होना चाहिए, इतना बना रहना चाहिए, तब जाके मैं ट्रिगर करूंगा उसको, रीसिलेक्शन को। ठीक है ना? ऐसा नहीं हो कि पीक आई उसके बाद फिर से डाउन हो गया। हाँ, हिस्टैरिसीस तो है, लेकिन साथ में एक टाइम भी चलेगा हमारा। इस 1 सेकंड में वो वैल्यू ज्यादा बनी होनी चाहिए, तभी हम सेल रीसेलेक्ट करेंगे दूसरा वाला। ठीक है? और टी रीसिलेक्शन है, इसका वैल्यू हमको कहाँ मिलेगा? SIP3 मिल जाएगा। तो ये SIP3 का देखिए, आप यहाँ पे देख पा रहे होंगे, अगर दिख रहा है आपको तो। हाँ, दिख रहा है। तो इसमें क्यू हिस्टैरिसीस दे रखा है आपको। ठीक है, यस। QRX स्लेव मिनिमम भी दे रखा है आपको। यार ये वैल्यू उसमें भी आती है, क्या बोलते हैं आपको, SIP1 में भी। इंपॉर्टेंट बात है एस इंट्रा सर्च, दिख रहा है आपको? यस यस, एस इंट्रा सर्च पैरामीटर की वैल्यू 31 है। इसको आप 2 से मल्टीप्लाई करके 62 डीबी में कैलकुलेट कर लेते हो। 62 डीबी या डीबीएम, जो भी इसका मैटर होगा। और टी सीरीज सिलेक्शन ईयूटा दिया 1 सेकंड। 7 सेकंड है। तो ये 3 पैरामीटर आपको याद रखने। क्यू हिस्टैरिसीस होता है एक तो, QRX लेवल मिनिमम होता है, और एक एस नॉन इंटर सर्च होता है। अभी हमने बात की इंट्रा फ्रीक्वेंसी सेल रिसिलेक्शन की। किसकी बात की? इंट्रा फ्रीक्वेंसी। अब हम बात करेंगे इंटर फ्रीक्वेंसी की। इंटर फ्रीक्वेंसी केस में क्या होगा? जो टारगेट का SRX लेव होगा शुड बी ग्रेटर देन S ऑफ नॉन इंटर सर्च। ठीक बात है? कोई दिक्कत? यहाँ तक टारगेट का क्या होना ज्यादा नहीं चाहिए, और सर्विंग का क्या होना चाहिए? कम होना चाहिए। हाँ, तभी वो आगे मूव करेगा। राइट? तो दोनों बातें, मतलब वो सर्विंग का कम हो रहा है, टारगेट का ज्यादा हो रहा है, तभी वो रिसिलेक्शन करेगा। इस केस में कौन सा रिसिलेक्शन हो जाएगा? इंटर फ्रीक्वेंसी। FDD से TDD और TDD से FDD। ये आपका हो गया इंटर फ्रीक्वेंसी का। इंटर फ्रीक्वेंसी में कौन कौन से पैरामीटर ध्यान में रखने होते हैं? देखिए, इंटर फ्रीक्वेंसी में 2 चीजें आती हैं आपका। एक आपका आता है थ्रेशोल्ड, थ्रेशोल्ड एक्स हाई और थ्रेशोल्ड एक्स लो। किसकी बात कर रहे हैं हम?
इंटर फ्रीक्वेंसी की, इंटर फ्रीक्वेंसी। तो इसमें आएगा THREX थ्रेशोल्ड, THREH थ्रेशोल्ड एक्स, एक रहेगा लो, एक THREHX हाई। से लिख देता हूँ THRESH थ्रेशोल्ड एक्स लो, THRESH थ्रेशोल्ड एक्स हाई। ठीक है। तो अब देखो थ्रेशोल्ड एक्स लो और थ्रेशोल्ड एक्स हाई पैरामीटर का यूज कब होता है। इसका पैरामीटर का यूज होता है, एक तो होता है हाई प्रायोरिटी, एक होता है आपका लो प्रायोरिटी। तो थ्रेशोल्ड एक्स हाई है, वो हाई प्रायोरिटी के लिए काम आएगा, थ्रेशोल्ड एक्स आएगा लो प्रायोरिटी काम। किस चीज की प्रायोरिटी? सेल प्रायोरिटी। देखिए सेल प्रायोरिटी होती है आपकी 0 to 7। तो 7 होता है आपका हाईएस्ट प्रायोरिटी। सेल का रैंकिंग होता है, प्रायोरिटीज होती है, सॉरी क्या होती है सेल की, प्रायोरिटीज होती हैं। इस सेल की प्रायोरिटी 1 है, इस सेल की 2 है, इसकी 3 है, इसकी 4 है, इसकी 7 है। ये मेजरमेंट बेसिस पे होता है या डिफाइंड होता है? अकॉर्डिंग टू RSRP लेवल उसकी प्रायोरिटीज डिफाइन कर दी। ठीक है, कि जिसमें अच्छा सिग्नल उसको मिल रहा है, जितना अच्छा होगा उसकी प्रायोरिटी उतनी ज्यादा होगी, 7 होगी। और उसी के बेस प्रायोरिटी पे इस पे हमारा थ्रेशोल्ड एक्स हाई और थ्रेशोल्ड एक्स लो है, वो इंटर फ्रीक्वेंसी में हम जाते हैं उसके अकॉर्डिंग। ठीक है, इंटर में ऐसा कुछ नहीं होता रैंक? नहीं इंट्रा में ऐसा कुछ, इंट्रा में आपका प्रायोरिटीज रहेगा, प्रायोरिटीज आपका हर जगह रहेगा, लेकिन जो थ्रेशोल्ड एक्स लो है, थ्रेशोल्ड एक्स हाई पैरामीटर है, वो सिर्फ इंटर फ्रीक्वेंसी में होगा। ठीक है ना। तो अगर आपको लो प्रायोरिटी से हाई प्रायोरिटी पे जाना है तो आप THRESH हाई थ्रेशोल्ड एक्स हाई पैरामीटर का यूज करेंगे। और अगर आपको खुदा ना खास्ता ऐसी कोई जरूरत पड़ेगी कि कोई हाई प्रायोरिटी से लो प्रायोरिटी पे जाना पड़ गया, तो आप थ्रेशोल्ड एक्स लो पैरामीटर का यूज करेंगे। ठीक बात है। और ये सारा किस में हो रहा है, इंटर फ्रीक्वेंसी में। प्रायोरिटीज क्या होती हैं, 0 to 7 होती हैं। 7 हाईएस्ट है, 0 लोएस्ट है। ठीक है, अब वही बात आती है, कब करंट सेल है वो लो प्रायोरिटी है और टारगेट सेल है वो हाई प्रायोरिटी है, तो उस केस में क्या है, टारगेट का जो SRX लेव है वो ग्रेटर देन है थ्रेशोल्ड एक्स हाई से, टारगेट का, हाँ, यस। ठीक है, और सर्विंग का कम है। ठीक बात है। तो ये क्या करेगा, लो से हाई प्रायोरिटी पे जाएगा, थ्रेशोल्ड एक्स हाई और सेल रिसिलेक्शन कर लेगा। अब हाई से लो प्रायोरिटी पे जाना है तो टारगेट है अगेन उसका SRX लेव ग्रेटर देन थ्रेशोल्ड एक्स लो, इससे ज्यादा है। ठीक है, तो पैरामीटर आपका सेम ही रहेगा। तो हाई से लो किस कंडीशन में जाएगा? हाई से लो किस कंडीशन में जाएगा, क्योंकि जब सिलेक्शन के जो क्राइटेरिया मेनली वही होगा कि जब उसको अपने से अच्छा मिल रहा है। तो उस कंडीशन में क्या होगा, जैसे मान लो कि उसका RSRP लो प्रायोरिटी है, तो हो सकता है कि RSRQ भी और मैटर कर रहा हो RSRP के साथ। दूसरे क्राइटेरिया, दूसरी कंडीशंस हो। हाँ, तो जनरली तो RSRP देखा जाता है, RSRQ भी देख रहा होगा हो सकता है उस कंडीशन में। समझ रहे हो। तो उस कंडीशन में हाई प्रायोरिटी से लो प्रायोरिटी पे जा सकता है। और हो सकता है कि ऐसा ना हो कि उसने जो प्रायोरिटी डिफाइन की है वो RSRP के बेस पे ना हो, लेट से उसने प्रायोरिटीज डिफाइन कर रखी हैं, तो मैं कह रहा हूँ कम प्रायोरिटी वाला है उसका RSRP अच्छा है, तो उस पे जा सकता है ना फिर वो। ठीक है ना,
तो ये वाला केस मतलब मान सकते हैं कि इस केस में जा सकता है और RSRQ भी कंसिडर करेगा, तो हाई प्रायोरिटी से लो प्रायोरिटी पे जा सकता है। अब बस थोड़ा इसका देखना है मेरे को कि हाई प्रायोरिटी किस बेसिस पे डिफाइन करता है वो। ठीक है। वो एग्जैक्टली RSRP ही है या कुछ और है, वो देख के मैं बता दूंगा आपको। तो यहाँ तक ये बात क्लियर है, राइट? हाँ ठीक है। कि अगर थ्रेशोल्ड एक्स हाई है, अगर SRX लेवल टारगेट का ज़्यादा है, टारगेट या नेबर सेल का, तो वो हाई प्रायोरिटी पे चला जाएगा। तो आप देख पा रहे होंगे यहाँ पे कि सर्विंग सेल का प्रायोरिटी 6 है, नेबर का 7 है, तो थ्रेशोल्ड एक्स हाई का यूज़ किया यहाँ पे, ठीक है। और थ्रेशोल्ड एक्स लो की बात करूँ मैं, SRX level threshold DB used by UE is on the serving cell when the reselection towards a lower priority inter-ret frequency। तो threshold X लो आपका inter-ret के लिए रहेगा, inter-ret के लिए रहेगा। अच्छा, ये हम लोग मान के चल रहे हैं अभी LTE दैट मींस 3G 2G ही हमारा है। अगर मान लीजिए साथ में 5G वगैरह भी आ गया तो उसके लिए अभी कुछ इसमें क्राइटेरिया वगैरह नहीं दिया गया है। अब 5G के लिए उसमें अलग ऑप्शन रहेगा, फिर कुछ और रहेगा, वो 5G के हिसाब से होता है। हाँ, 5G अकॉर्डिंगली होगा चेंज उसमें। तो 5G के UI एकदम अलग ही आएंगे 4G से। 4G का UI 5G में काम नहीं करेगा, तो 5G वाला UI में इम्प्लीमेंटेड रहेगा वो सारा। क्योंकि अभी इंडिया में तो नहीं, लेकिन दूसरी कंट्रीज में फुल फ्लैश यूरोप वगैरह 5G में, पे, हाँ। हाँ फुल फ्लैश 5G पे हो रहा है। इवन साउथ अफ्रीका, और उनका प्लान है कि 4G एंड 5G ओनली। जो नीचे वाले हैं जैसे ऑस्ट्रेलिया, नीचे वाले सारे बंद कर दिए, 3G 2G स्टॉप हो चुका है। ओके ओके ओके। इसी तरह दूसरी कंट्रीज में भी 5G बहुत जल्दी ग्रैब्स करेगा। हाँ, बाहर तो काफी अच्छा वो है इसका। तो यहाँ पे देखिए, इसमें जो करंट सेल का प्रायोरिटी है 7 है ना, 7 और years। टारगेट का 6 है, तो उस पे चला जा रहा है, ठीक है ना ये? और ये किस बेस पे यहाँ हो पे रहा है? यस। प्रायोरिटी ऑफ टारगेट सेल इज लोअर देन सर्विंग सेल, थ्रेशोल्ड एक्स लो पैरामीटर का यूज कर रहा है। तो थ्रेशोल्ड यूज टू रीसेलेक्ट लो प्रायोरिटी फ्रीक्वेंसी फ्रॉम अ हाई प्रायोरिटी फ्रीक्वेंसी, ठीक है ना? ये क्यों कर रहा है? रेट के कारण कर रहा है क्या? हाँ, इसमें आप इंटर रेट का एग्जांपल दे सकते हो कि ये आई रेट का एग्जांपल है, दूसरे रेट में चला जा रहा है वो, और इसकी वैल्यू आपको सिर्फ 5 में मिलेगी। क्योंकि इंटरनेट भी फ्रीक्वेंसी चेंज है। हाँ, इंटर रेट भी होता है। कुछ कुछ चीजें ना एम्बिग्यूअस है एक्चुअली इंटरनेट पे। हाँ, ये हो सकता है, वो अपने समझ के हिसाब से उन्होंने दिया हुआ है। हाँ, तो कुछ कुछ चीजें एम्बिग्यूअस है, तो आप उसको ना खुद समझ सकते हो ना किसी हाँ, और को समझा सकते हो। एक मिनट रुकिएगा जरा सा, हम आप बोले थे ना। अच्छा ठीक है, आफ्टर दिस मीटिंग हम आपको उसकी स्नैपशॉट भेजेंगे, जो एक हमने बुक दिया बताया था आपको। हाँ हाँ, ठीक है ठीक। हाँ, शायद उसमें इस तरह की चीज़ें होंगी, हम उसको। देखिए यहाँ पे एक चीज लिखा है इसने कि इफ द यूजर हैज टू मूव फ्रॉम अ हाई प्रायोरिटी बैंड to a low priority band, then the select target low priority band must have the SRX level greater than threshold X low, ठीक है ना? अगर उसको हाई प्रायोरिटी वाला बैंड है या फ्रीक्वेंसी है, उससे लो प्रायोरिटी वाला फ्रीक्वेंसी सेलेक्ट करना है, उस केस में थ्रेशोल्ड एक्स लो का काम आएगा, ठीक है? ठीक है, और देखेंगे इसको। इस तरह से आपका सेल सिलेक्शन और रीसिलेक्शन का टॉपिक होता है समाप्त, ठीक है? इसमें सेल सिलेक्शन और रीसिलेक्शन मेनली फार्मूला बेस्ड कॉन्सेप्ट है। हाँ, ये फॉर्मूला बेस्ड कंसेप्ट है, ये आपको अच्छे से ध्यान रखना है और यही इंटरव्यू में बताना है, और कुछ करना ही नहीं है इसमें। तो एक सवाल और है इसमें, सवाल क्या? ये सेल रीसिलेक्शन है, ये क्या क्या चीजें ध्यान में रखी जाती हैं?
पहली है प्रायोरिटी, फिर दूसरा है रेडियो लिंक क्वालिटी, RSRP और RSRQ, और तीसरा है सेल एक्सेसिबिलिटी, मतलब सेल बार्ड तो नहीं है, ठीक है ना। ये इंफॉर्मेशन आपको सिर्फ वन में पता चलती है किसी सेल के बारे में, कोई सेल बार्ड तो नहीं है, ठीक है ना। रेडियो लिंक क्वालिटी में दो चीज बताइए, RSRP एंड RSRQ। RSRQ। RSSI किस कैटेगरी में जाता है? RSSI के लिए कैलकुलेशन होता है रिसीव्ड सिग्नल स्ट्रेंथ इंडिकेटर। हाँ, यस। तो उसमें यहाँ पे तो उसका कुछ रोल है नहीं RSSI का। यहाँ पे इन्हीं दो चीजों का खाली है। नहीं, यहाँ पे सिर्फ आपका RSRP और RSRQ का रोल आएगा। वो शायद इनिशियली पावर ऑन में RSSI फिल्टरिंग होती है, शायद तब हो सकता है उसका रोल आता हो। तो ये भी RSSI भी वो कैलकुलेट ही करता है यूई तरह से, रिसीव्ड सिग्नल स्ट्रेंथ इंडिकेटर। तो बेसिकली जैसे आपका RSRP होता है ना, तो एक कंसेप्ट होता है वो EPRE वाला, एनर्जी पर रिसोर्स एलिमेंट। तो RSRP होता है रेफरेंस सिग्नल रिसीव पावर। तो एक RB में जितने भी आपके ये रहेंगे ना रेफरेंस सिग्नल, उन सब का एवरेज पावर होता है एक। तो एवरेज पावर क्या होगा, एक ही रेफरेंस सिग्नल का रिसीव पावर हो गया, या फिर आपने उसको एनर्जी पर रिसोर्स एलिमेंट ही बोल दिया। और जो RSSI है उसमें जो पावर होता है वो रेफरेंस सिग्नल का तो है ही, प्लस नॉइज भी होता है, प्लस सारा पावर टोटल कैलकुलेट होता है उसमें, इंक्लूडिंग नॉइज। इंक्लूडिंग नॉइज, ठीक है ना। उसके बाद हम अगला करियर एग्रीगेशन देख लेंगे, ये का टॉपिक, ठीक है ना। और थोड़ा सा एक बार मैं बता देता हूँ आपको कंसेप्ट। SR का कंसेप्ट पता है क्या आपको? क्या इसका फुल फॉर्म क्या है? शेड्यूलिंग रिक्वेस्ट। शेड्यूलिंग रिक्वेस्ट है, सच में ये बस टर्म बताया कि शेड्यूलिंग रिक्वेस्ट होता है। ठीक है, चलिए मैं थोड़ा सा बता देता हूँ एक बार आपको ना, थोड़ा ब्रीफ में, हमारे पास टाइम है अभी। देखिए आपको मान लिया आपके पास यूई है, क्या है, एक LT यूई है, और यहाँ पे आपका इनोड भी है। इसके पास एक बफर में कुछ डेटा है, क्या है, बफर में डेटा है। इसको ये डेटा इनोड भी को ट्रांसमिट करना है, ठीक है ना। यस। लेकिन इसके पास रिसोर्सेज नहीं है, रिसोर्सेज नहीं है। तो ये क्या करेगा, रिसोर्स की मांग करेगा। किससे मांग करेगा, इनोड भी से मांग करेगा। तो इनोड भी इसको रिसोर्स तभी असाइन करता है जब यूई मांगता है। क्या करता है, यूई मांगता है। तो हमने रैच प्रोसेस देखा था, राइट। तो रैच में मैसेज 1 क्या होता है आपका, रैच होता है, और मैसेज 2 क्या होता है आपका, RAR। मैसेज 2 में क्या आता है, यूएल ग्रांट आता है। यूएल ग्रांट का मतलब क्या होता है, आरबी असाइन होते हैं उसको। तो एलटी में दो तरीके से दो प्रोसेस हैं। क्या है, दो प्रोसेस हैं रिसोर्स एलोकेशन के लिए। पहला प्रोसेस आपका रैच, अगर यूई को रिसोर्सेज चाहिए अपलिंक में डेटा भेजने की तो रैच है। दूसरा है एसआर। रैच आपका क्या करता है, कॉमन कॉन्फ़िगरेशन का यूज करता है। किसका यूज करता है, कॉमन कॉन्फ़िग का। एसआर यूज करता है डेडिकेटेड कॉन्फ़िग का। इसलिए एसआर क्या होता है, फास्ट होता है, स्पेसिफिक टू पर्टिकुलर यूई है, डेडिकेटेड,
ठीक है ना। अब बात करते हैं कि मैंने आपको दो चीज बताई, एक तो पहला केस बताया रैच का और दूसरा केस बताया एसआर का। अब हम बात करते हैं, जैसे मान लीजिए आपके पास कि यूई को एसआर भेजना, क्या भेजना यूई को? एसआर भेजना, लेकिन यूई के पास रिसोर्सेज नहीं है एसआर भेजने के लिए, तो यूई क्या भेजेगा? रैच भेजेगा। क्या भेजेगा? रैच भेजेगा। फिर उसको क्या मिलेगा? यूएल ग्रांट मिलेगा। फिर क्या करेगा? एसआर भेजेगा। ठीक है ना। ऐसा क्यों किया? जब वो रैच से ही उसका काम हो सकता था तो एक्स्ट्रा एसआर के लिए क्यों उसने रिक्वेस्ट किया? देखो एसआर क्या होता है, यूई में एक टर्म होती है बीएसआर। बीएसआर का फुल फॉर्म होता है आपका बफर स्टेटस रिपोर्ट। ठीक है। बफर स्टेटस रिपोर्ट बताती है यूई का जो अपलिंक बफर है, अपलिंक बफर है उसमें कितना डेटा है भेजने के लिए। वो ये इनोड भी को बताता है वाया एसआर, शेड्यूलिंग एसआर के जरिए। ये एसआर पीरियडिक भी हो सकती है और ए पीरियडिक भी हो सकती है। ए पीरियडिक एसआर क्या होती है? ट्रिगर होती है आपकी। जब भी यूई के बफर में कुछ डेटा आएगा तो ये ट्रिगर होगी। ठीक है ना। इट्स रिक्वायर्ड। हाँ। अब बात करते हैं जो एसआर है, शेड्यूलिंग रिक्वेस्ट है। लेट्स से शेड्यूलिंग रिक्वेस्ट गया इनोड बी को, तो इनोड बी ने क्या किया? मिनिमल यूएल ग्रांट दी। ठीक है। उसके बाद जो नेक्स्ट मैसेज है उसमें आपका बीएसआर इंडेक्स जाता है। बीएसआर इंडेक्स एक टेबल होता है आपका, ये है आपका बीएसआर इंडेक्स और ये है आपका डेटा। इसका वैल्यू है 0 to 63। कितना है? 0 to 63। अकॉर्डिंगली डेटा 0 बाइट्स, नीचे आएगा ग्रेटर देन 1,50,000 बाइट्स। ठीक है। तो यूई का जो डेटा है बफर में उसकी मैपिंग रहती है बीएसआर इंडेक्स से। अकॉर्डिंगली यूई क्या करेगा? बीएसआर इंडेक्स भेजेगा। जितना जरूरत है कि मेरे पास इतना डेटा भाई 400 बाइट्स है, 500 बाइट्स, 600 है, जितने भाई 1.5 लाख ना सही, पर कुछ होगा तो बीएसआर इंडेक्स भेजा। बीएसआर इंडेक्स वैल्यू से इनोड बी को पता चल गया ना कितना डेटा है बाइट्स में, और उसके अकॉर्डिंग क्या कर दिया इसने? आरबी तो साइन कर दिए। ठीक है ना। ये आपका प्रोसेस होता है शेड्यूलिंग रिक्वेस्ट का। एक बार फिर से मैं कर देता हूँ क्लियर आपको। मैंने बताया कि एलटीई में दो तरह से रिसोर्स एलोकेशन की मांग होती है। ये आपका यूई है, ये आपका इनोड भी है। या तो पहला प्रोसेस है कि वो रैच भेज दे, उस कंडीशन में उसको यूएल ग्रांट मिल जाता है। लेकिन आपको पता है कि रैच भेजने के लिए कोई भी रिसोर्स नहीं चाहिए होता है, क्योंकि वो क्या होता है टाइमिंग के बेस से भेजता है रैच को, तो उसको एक मेमोरी की जरूरत नहीं पड़ती है। लेकिन अगर यूई एसआर भेजता है तो उसको रिसोर्सेज की जरूरत पड़ती है। एसआर शेड्यूलिंग रिक्वेस्ट, शेड्यूलिंग रिक्वेस्ट आपका पीयूसीसीएच पे जाता है। किस पे जाता है? यूसीसी पे। रैच आपका पी रैच पे जाता है। मान लो एसआर भेजने के लिए उसके पास क्या है? रिसोर्स ब्लॉक्स है। क्या है? भेज दिया। अब इसने क्या किया? मिनिमल ग्रांट दी यूई को। क्या दी? मिनिमल ग्रांट। तो अगले मैसेज में क्या किया इसने? लेकिन देखो एसआर भेजा तो अभी इनोड भी को ये नहीं पता ना उसको कितने भेजना है, कितना असाइन करना आरबीज, तो मिनिमल आरबीज असाइन की यूएल ग्रांट में। अब नेक्स्ट में क्या करेगा? बीएसआर इंडेक्स भेजेगा यूई। क्या भेजेगा? बीएसआर इंडेक्स। उसमें उसको बता देगा यूई कि मेरे पास 400 बाइट्स का डेटा है।
और अकॉर्डिंगली क्या कर देगा, इनोड भी कर देगा, आरबी असाइन कर देगा। फिर से एक्सपेंड कर देगा। ठीक है ना, ये होता है आपका शेड्यूलिंग रिक्वेस्ट का प्रोसीजर। आपका जो BSR है उसका फुल फॉर्म क्या है? बफर स्टेटस रिपोर्ट। ये एक तरह का मैक कंट्रोल एलिमेंट है, मैक सीई। ठीक है ना। तो एलटी में बहुत बार पूछा जाता है BSR इंडेक्स की वैल्यू अगर 0 है उसका मतलब क्या है? उसका मतलब ये है कि यूई के बफर में कोई डेटा नहीं है भेजने के लिए। यूई का डेटा बफर खाली है, वो करंट स्टेटस भेजता है, एम्प्टी है। हाँ करंट स्टेटस। ठीक है ना। हाँ, क्योंकि यहाँ पे आदमी कंफ्यूज हो सकता है। हाँ। जीरो मतलब ये होता है कि वो जीरो की डिमांड कर रहा है या कि जीरो है उसके पास। हाँ 0 उसके बाद 0 डेटा है अगर उसने भेजा है तो। अब बात ये है कि जैसे मान लो कई केसेस में क्या होता है, BSR इंडेक्स 0 है पर फिर भी इनोड भी ने क्या किया, उसको रिसोर्स असाइन कर दिया, मिनिमल आरबीज असाइन कर दिए। नहीं, BSR इंडेक्स भेज देगा तो आरबीज असाइन अच्छा कर देगा ना वो। हाँ तो ठीक है। गलती से wrongly inode भी has assigned some RBs। हाँ ओके। तो RBs असाइन कर दिए, उस केस में क्या होगा, यहाँ पे क्या होगा, BSR इंडेक्स 0 है, जीरो है। तो सारा डेटा 0 0 करके भेज देगा वो, गार्बेज वैल्यू। ये वाला पॉइंट आप थोड़ा सा फिर से क्लियर कीजिए कि जैसे BSR रिपोर्ट गया जीरो, दैट मींस ही हैज, उसके पास कुछ नहीं है अभी। देखिए BSR इंडेक्स क्या गया, 0 गया आपका। तो मान लो कि BSR इंडेक्स भेज दिया इसने, BSR इंडेक्स इक्वल टू 0। तो इनोड भी ने गलती से, कुछ गड़बड़ हुई है नेटवर्क तरफ से, इसने आरबी असाइन कर दिए कुछ, जबकि इसको आरबी असाइन नहीं करने थे, आरबी असाइन नहीं करने थे ना। लेकिन कुछ इश्यू हुआ है कि इसने क्या कर दिया, आरबी असाइन कर दिए। भाई जनरल बिहेवियर क्या बोलता है, इसको आरबी असाइन नहीं करनी चाहिए यहाँ पे। जीरो है मतलब उसके पास कोई अभी डेटा नहीं कोई है। डेटा नहीं है, लेकिन फिर भी इसने रॉन्गली, कुछ इश्यू हुआ है, ये तो डिकोडिंग इशू है, इनोड भी कुछ भी इशू है, तो उसने आरबी असाइन कर दिए। अगर इसको आरबी मिल गए तो वो काम अपना करेगा ही। ये तो खेलने के मूड में है, तो भाई हम तो खेलेंगे, भेजेगा ही। तो ये क्या करेगा, जीरोस, गार्बेज वैल्यू होती है 0 और पैडिंग होती है जीरोस की, वो फिल करके भेज देगा कि लो तुम भी खेलो फिर, अब अगर तुम खेलना चाह रहे हो। मतलब यूई को काम करना ही करना है इनोड की तरफ से। तो ये वाला बात है। तो ये आपका पूरा जो टॉपिक है, इसको बोलते हैं अपन BSR, बफर स्टेटस रिपोर्ट। उसी में SR आता है, शेड्यूलिंग रिक्वेस्ट, उसी के लिए शेड्यूलिंग रिक्वेस्ट काम में आता है। काफी इंपॉर्टेंट चैप्टर लग रहा है। हाँ, तो शेड्यूलिंग होता है आपका, वो पीरियडिक भी हो सकता है और पीरियडिक भी, पीरियडिक भी हो सकता है। पीरियडिक के लिए कुछ टाइम होता है, कुछ सेट होगा, कुछ टाइम रहता है, उसमें बताता है वो। और जो SR शेड्यूलिंग रिक्वेस्ट का जो कॉन्फ़िगरेशन होता है, वो आपका RRC कनेक्शन रिकॉन्फ़िगरेशन में आता है। वो कौन देता है, इनोड भी देता है। ठीक है, इसने पीरियडिसिटी बता दी, मान लो 320 मिलीसेकंड बताई, उसके बाद आपको बफर स्टेटस रिपोर्ट भेजनी ही भेजनी है। ठीक है ना, टाइम पीरियड पे वो टाइम पीरियड भेजनी है। तो ये आपका टॉपिक है BSR का। ये छोटा सा टॉपिक मैंने कवर कर लिया, ऐसे छोटे छोटे टॉपिक अपन साइड में कवर करते रहेंगे, थोड़ा तो अच्छा रहेगा। अच्छा रहेगा, क्योंकि एक साथ बहुत सारे टॉपिक होंगे जब, तो दिमाग में बैठाना थोड़ा सा टफ होता है। इस तरह से इंटरेस्टिंग टॉपिक बीच में आ गया तो अपने आप ही चीजें आगे बहुत अच्छा है। और इसी के साथ हमारा क्लास आज का होता है समाप्त। रिकॉर्डिंग कर देते हैं हम बंद। हम आपको पहले वो स्नैपशॉट भेजते हैं उस बुक का, ये